दोस्तों, रिट पटिशन नंबर 3159/2020, ये जजमेंट है ऑनरेबल यहिया अफरीदी साहब की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज सिविल अपील नंबर 1011/2016 और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनकी रिट पटिशन नंबर मैंने आपको सबसे पहले बताया 3159/2020 में। नाज़रीन इकराम, इसमें हम इब्तदाई सतह पे और पहली समात पे सिविल मुकदमात पर फैसला करने के हवाले से जो ऑनरेबल जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की जो जज है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी बड़ी अहम जजमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आम तौर पर ये होता है कि सिविल मुकदमात में मुताहत अदालतें 5-5 साल लगा देती हैं, और जब केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो इसमें कई जो है वो डेकेड्स, कई अशरे जो है वो गुजर चुके होते हैं। इस फैसले की खूबसूरती यह है कि इसने ज़ाब्ता दीवानी में मौजूद उस मैकेनिज़्म को अपनाने पर जोर दिया कि जिसके तहत मखसूस केसेस में पहली समात पे केस का फैसला कर दिया जाता है, जिसमें ना तो फ्रीकैन की शहादत होती है और ना ही उन पर जिरा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस मैकेनिज़्म के होते हुए भी हमारी अदालतें ना सिर्फ शहादत रिकॉर्ड करती हैं बल्कि जिरा तक चली जाती हैं, और यूं चंद महीनों का केस कई सालों पे मुहीत हो जाता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि आप इब्तदाई सतह पर ही पहली समात पर भी फैसला कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, 1999 में 1989 में मोहम्मद आरिफ नामी शख्स ने खानेवाल के डिप्टी कमिश्नर को तहकीकात के लिए ख़त लिखा कि हुकूमत की मलकियती ज़मीन, जिसका कुल रकबा 97.15 कनाल है, की तहकीकात की जाए, क्योंकि ये ज़मीन नौशेर और अली शेर अशखास ने धोखाधड़ी से पहले एक ऐसे शख्स के नाम मुंतकिल की जो कि मर चुका था और बाद में अपने नामों पर मुंतकिल की। ये फ़्रॉड और हुकूमती ज़मीन को फ़्रॉड के साथ हथियाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका ऑफिसर से इसकी तहकीकात करवा ली तो पता चला कि मज़कूरा ज़मीन नौशेर और उसके साथी ने जिस शख्स के नाम करवाई थी और फिर अपने नाम करवाई, वो शख्स 3 साल पहले ही 1971 में फौत हो चुका था, जबकि यह ज़मीन इसके नाम 1974 को की गई थी। ये रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भेजी गई और बाद इसी रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसर को भेजा। इसी बोर्ड ने इस मामले को देखा और तमाम फ्रीकैन को बुलाया और इनके सामने ये सवाल रखा कि जो मुतनाज़ा इंतकाल हुआ है इसको क्यों कैंसिल ना किया जाए। इस दौरान यह भी मालूम पड़ा कि जिस शख्स के नाम को इस्तेमाल किया गया है, ना सिर्फ ये कि वो 3 साल कबल मर चुका है, बल्कि इनके वारसान ने तो तरके की ज़मीन भी अपने नाम करवा ली है, और वो भी 1974 से कबल करवा ली है। गोया जिस साल नौशेर और उसके साथी ने मुराद के नाम ज़मीन का इंतकाल किया, वो 3 साल कबल ना सिर्फ मर चुका था बल्कि इसकी जायदाद बच्चों ने अगले ही साल अपने नाम भी करवा ली थी। इन्हीं हक़ाइक़ ने नौशेर और उसके साथी के केस की ज़मीन को जो है ना उसका दबरदूस कर दिया, ज़मीन बोस हो गया उसका केस। तमाम फ्रीकैन को सुनने के बाद बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि मज़कूरा इंतकाल गलत किया गया और इसे कैंसिल किया जाता है। इस हुक्म के ख़िलाफ़ नौशेर सिविल अदालत चला गया और सिविल अदालत ने दावा जवाब दावा के बाद फ्रीकैन की शहादत रिकॉर्ड की और बाकायदा ट्रायल किया, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ना थी। ट्रायल के बाद अदालत ने बोर्ड का फ़ैसला कालअदम करार दे दिया और फैसला दिया कि मुराद नामी शख्स तो ज़िंदा था। बोर्ड ने इसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की। अपील में भी ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा गया। इसके बाद बोर्ड ने लाहौर हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल किया और लाहौर हाई कोर्ट ने मुताहिद दोनों अदालतों के फ़ैसलों को कालअदम करार दे दिया, रिजेक्ट कर दिया और बोर्ड के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। नौशेर और उसका साथी सुप्रीम कोर्ट में भी इस जजमेंट के ख़िलाफ़ गए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस केस में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़ाब्ता दीवानी के ऑर्डर 12 से लेकर ऑर्डर 15 तक एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है, जिसके तहत अदालत बाकायदा ट्रायल में जाए बगैर पहली ही समात पे मुतलका रिकॉर्ड को देखकर फ़ैसला दे सकती है। अगर ट्रायल की ज़रूरत ना हो तो अगर पूरा केस किसी रिकॉर्ड पर मुनहसर है तो इस रिकॉर्ड को मंगवाया जाए और इस रिकॉर्ड को देखकर अदालत ट्रायल में वक्त ज़ाया ना करे और पहली ही इस बात पर इसका फ़ैसला सुना दे। ऑनरेबल जज ने इस पूरे मैकेनिज़्म को
واضح کیا۔ عدالت نے اس کے علاوہ بھی بہت اہم نقطے پر بھی بحث کی، اور وہ بحث بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ ضابطہ دیوانی کے دفعہ 9 اور دستور کے شق 199 کے تحت حاصل ہونے والی دونوں داد رسی کنکرنٹ ہیں اور ایک ہی ہیں۔ اگر کسی انتظامی اتھارٹی نے کسی شخص کو قانون کے مطابق ڈیل نہیں کیا تو دستور کے آرٹیکل 4 کے تحت اسے داد رسی حاصل ہے اور اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، اور اس کے لیے وہ شخص ہائی کورٹ جا سکتا ہے، اور دفعہ 9 ضابطہ دیوانی کے تحت بھی اسے داد رسی حاصل ہے، اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، اور وہ اس کے لیے سول عدالت جا سکتا ہے، مگر وہ بیک وقت ایک ہی داد رسی والے فورم پہ جا سکتا ہے، نہ کہ 2 پہ۔ نہ وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر ہائی کورٹ بھی چلا جائے اور ادھر سول کورٹ بھی آ جائے۔ ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ آخر 2 داد رسی کے فورم کیسے ایک ساتھ وجود رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فریقین کو جو فریقین کو جورسڈکشن طے کرنے کا اختیار ہوگا کہ کس عدالت میں جایا جائے؟ اس کو تو قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس نقطے پر بحث جو ہے وہ درکار ہے کہ یہ ایک ٹائم پہ آپ کو دونوں فورم اویلیبل کیوں ہیں۔ ناظرین اکرام، سول عدالت نے کسی انتظامی اتھارٹی کا حکم اگر پرکھا ہے تو سول عدالت صرف قانونی نکات اور سوالات کی حد تک محدود رہے گی اور میرٹ یا کیس کے حقائق پہ نہیں جائے گی، بلکہ مدعی کے اس کیس کو نافذ کرنے کا حکم صادر کرے گی کہ اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، یعنی جیسے ہائی کورٹ کرتی ہے کہ حقائق ٹرائل میں جائے بغیر ہی مقدمے کو قانونی سوالات کی بنیاد پر پرکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں یہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ پیش کی کہ ابتدائی سطح پر ہی یا پہلی ہی سماعت پہ ہی سول مقدمات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے آنریبل جسٹس شیعہ فردی صاحب کی ججمنٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی ٹاپک موجود ہے، بہت سے ہمارے قانون دان ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے اور ہم نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔